एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बीए पास द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्राओं, रीतिकाल वह समय था जब शासक, सामंत और प्रजा सभी ऐश्वर्य, विलास और भोग में लिप्त थी। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा की कहावत को चरितार्थ कर रही थी। रीतिकाल के राजा साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम और मनोरंजन के लिए कवियों को अपने यहाँ शरण देते थे। कवियों ने भी अपनी प्रतिभा को राज दरबारों में गिरवे रख दिया था। कवि या साहित्यकार का प्रमुख उद्देश्य उस समय सिर्फ इतना ही रह गया था कि वो अपने साहित्य साधना के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका का निर्वहन होता था। तो जब ये बात आती है कि एक साहित्यकार का, एक कलाकार का, एक कवि का उद्देश्य मात्र आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना होगा, तो निश्चित रूप से साहित्य में कुछ न कुछ परिवर्तन आना लाजमी है। और इसी का परिणाम हम देखने के लिए रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। जब रीतिकाल के कवियों का उद्देश्य आश्रयदाता का मनोरंजन करना है, तो उन्होंने इस प्रकार के साहित्य की रचना की जिससे उनके आश्रयदाता प्रसन्न हो सके। इन कवियों ने राम और कृष्ण की ओट में श्रृंगार का वर्णन ले लीजिए, चाहे आप ऋतु वर्णन ले लीजिए, चाहे आप नक्षिक वर्णन ले लीजिए, इन वर्णनों के माध्यम से कविता करके इन्होंने आचार्यत्व प्रदर्शन और पांडित्यपूर्ण चमत्कार को प्रमुख विषय के रूप में बनाया। इस काल के कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक प्रयोग किए। इन्होंने कला पक्ष में नवीनता लाने के लिए चमत्कार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इस काल की कविता में चमत्कारिकता, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। अगर हम प्रवृत्तियों और विशेषताओं को बिंदुवार अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले ले सकते हैं श्रृंगारिकता या लौकिक श्रृंगारिकता या लौकिक श्रृंगार का इन्होंने अपने विषय के रूप में चुनाव किया। किसी भी कवि को ले लीजिए रीतिकाल के, इस काल के प्रत्येक कवि ने श्रृंगार को अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया। श्रृंगार के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? नायिका का नक्षिक वर्णन, उसके कटाक्ष वर्णन, उसके अंग सौष्ठव का चित्रण, प्रेम निरूपण, प्रकृति निरूपण, ये सब श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने समाहित किया। रीतिकाल के कवियों ने नारी का भोग्य रूप को ही अपनाया और उसी रूप में उसे देखा। उसको उन्होंने इसके इतर जो रूप होते, भगनी, माता, पुत्री, इस रूप की ओर रीतिकाल के कवियों का ध्यान गया ही नहीं। अगर श्रृंगार के अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं तो रीतिकाल के कवियों ने नायिका भेद को प्राथमिकता दी। नायिका भेद, नायिका कितनी सुंदर है, वो किस प्रकार का वार्तालाप करती है, कौन सी नायिका है, प्रोढ़ा है, मुग्धा है, खंडवती है, मानवती है, इन सब नायिकाओं का इन्होंने वर्णन किया। और जो पूर्व से चली आ रही परंपरा उसका पालना करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं में इनका स्थान दिया। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, प्रमुख बात यह होती है, प्रमुख चीज ये, लक्षण ग्रंथ होते क्या हैं? लक्षण ग्रंथ होते हैं काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रमुख अंग
उनकी विवेचना करते हुए और उनको स्पष्ट करते हुए उदाहरण स्वरूप उनकी व्याख्या करते चले जाना। अब काव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं, उन सब का विवेचना इस काल के कवियों ने किया। छंद है, अलंकार है, गुण है, दोष है, शब्द शक्ति है, रस है, इन सब की विवेचना रीतिकाल के कवियों ने अपनी रचनाओं में की। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का पालन किया और इसको अपनाया। तो ये कहा जा सकता है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता के रूप में लक्षण ग्रंथों का निर्माण को लिया जा सकता है। अलंकारिकता पूर्व में हम बता चुके हैं, आपको अवगत करा चुके हैं कि रीतिकाल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य था पांडित्य प्रदर्शन। पांडित्य प्रदर्शन तभी होगा जब उनकी रचनाओं में, उनकी कविता में चमत्कार होगा, और इस चमत्कार को लाने के लिए किसी ऐसे साधन का प्रयोग किया जाएगा जो कविता को अत्यधिक सुंदर और प्रभावशाली बना सके। इसके लिए उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। यहाँ तक कि इन्होंने अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग किया, कहीं कहीं तो वो अलंकारों के बोझ से ही दब गई है। अगर हम केशव की चर्चा करते हैं तो केशव ने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्ष्मी सरस सुवर्ण सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। केशव की इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि किस प्रकार वे अलंकारों को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए आभूषण पहने जाते हैं, इसी प्रकार कविता रूपी कामनी की सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अलंकारों की महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर भाषा की दृष्टि से अगला पॉइंट आता है, अगला बिंदु आता है भाषा का प्रयोग। किस भाषा का प्रयोग रीतिकाल के कवियों ने किया, तो एक मत होकर यह कहा जा सकता है रीतिकाल के अधिकांशतः सभी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग ही किया है। ब्रज भाषा में कोमलता है, मधुरता है, सरसता है, भावानुकूल है, और यहाँ तक कि आम जनता के समझ आ सके, उनके मन को प्रभावित कर सके, उनकी भावनाओं में उद्वेलन उत्पन्न कर सके, ऐसी भाषा का प्रयोग अधिकांशतः कवियों ने किया। ब्रज भाषा की मिठास है, इस भाषा में मिठास है। तो स्पष्ट भाषा का विषय हमारे समझ इस बात से आ जाता है। अगला बिंदु आता है मुक्तक कवि। केशव जैसे अनेक कवि जिन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, परंतु अधिकांश रीतिकाल के कवियों ने मुक्तक रचना को प्राथमिकता दी है। अगर ये कहा जाए कि रीतिकाल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं था, परंतु स्पष्ट रूप से या पूर्ण रूप से कहा जाए तो रीतिकाल के साथ ये गलत होगा। अनेक प्रबंध काव्य की भी रचना की, लेकिन प्रमुखता रीतिकाल में मुक्तक रचना को ही दी। श्रृंगार वर्णन के लिए मुक्तक रचना सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इस काल के कवियों ने मुक्तक शैली को अपनाया। दोहा लीजिए या शोरठा लीजिए या कविता लीजिए, इनके माध्यम से अपनी भावनाओं का प्रकाशन रीतिकाल के कवियों ने किया। रीतिकाल के कवियों ने भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष को प्रमुख स्थान दिया। कला पक्ष को मजबूत बनाने के लिए, प्रबल बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए इन कवियों ने चित्रात्मकता का प्रयोग किया, बिंबात्मकता का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, नाद सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य और छंद योजना को एक नियोजित क्रम में समायोजित किया। रस की दृष्टि से देखा तो हम पूर्व में विवेचन कर सकते हैं कि अधिकांशतः श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया। भूषण जैसे कुछ ही कवियों ने वीर रस को भी इस काल में अपनाया। अगर हम इन प्रवृत्तियों के आधार पर चर्चा करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि रीतिकाल के प्रमुख रूप से 3 धाराएं एक साथ चलते रही। इन 3 धाराओं का अगर नाम देखा जाए तो रीतिपद्य,
रीति सिद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति पद क्या है? रीति पद वह धारा है जिसके कवियों ने रीति की परंपरा का पालन करते हो, या योग कह सकते हैं कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया और उसी के आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की। केशव, चिंतामणि, देव, मतिराम, ये विभिन्न भिखारीदास, ये विभिन्न प्रकार के कवि इसी धारा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के कवि आते हैं रीति सिद्ध। उन्होंने रीति की परंपरा का स्पष्ट रूप से पालन तो नहीं किया, लेकिन काव्य रचना करते समय कहीं न कहीं उनके मानस पटल पर ये बिंदु अवश्य ध्यान में थे। या यूं कहा जा सकता है कि रीति की परंपरा, रीति की प्रमुख विशेषताएं स्वतः ही उनकी रचनाओं में चले आई। इसलिए इस प्रकार के कवि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। नाम की दृष्टि से देखा जाए तो बिहारी इस काल के प्रमुख कवि है। रीति मुक्त, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मुक्त अर्थात रीति की परंपरा से मुक्त कवि। इन्होंने स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपनाया और उन्मुक्त भाव से अपने प्रेम का निरूपण किया। इस काल के इस प्रकार के चार कवि हैं, घनानंद, बोधा, ठाकर और आलो। इन चार कवियों ने स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपनाया और अपनी रचनाएं की। अब हम इन तीनों धाराओं के कवियों की कुछ एक रचनाओं का नाम जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चिंतामणि। चिंतामणि की प्रमुख रचना रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। अगर प्रबंध काव्य की दृष्टि से हम चिंतामणि के काव्यों का अध्ययन करते हैं तो रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्णचरित, ये तीन उनके प्रबंध काव्य। चिंतामणि के उपरांत आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का प्रमुख ग्रंथ है रस रहस्य, श्रृंगार सार, युक्ति तरंगिणी, शुक, नक्षिक, द्रोण पर। इनके बाद आते हैं देव। देव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच। देव माया जो ये प्रपंच है ये उनका नाटक है। रस विलास, रस रत्नाकर, शुक सागर तरंग, ये देव की प्रमुख रचनाएं हैं। देव के बाद रीतिबद्ध परंपरा के कवि आते हैं शोभनाथ। शोभनाथ का सबसे प्रमुख ग्रंथ है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्याय, सुजान विलास और माधव विलास। शोभनाथ के बाद अगले कवि के रूप में जाने जाते हैं भिखारीदास। भिखारीदास की रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदान और पिंगल, शबनाम, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका, रसिक गोविंद इनके नाम से रसिक गोविंदानंद खंड, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रसमार्ग, प्रबंध, शमय प्रबंध, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ग्वाल कवि, यमुना लहरी, भक्त भवन, रसरूप, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्षिक, दूषण दर्पण। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, विजय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाण, तोष, शुदा निधि। तोष का प्रमुख ग्रंथ है शुदा निधि, नक्षिक और विनय शतक। कई बार पूछ लेते हैं कि विनय शतक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है तोष का ये तोष निधि की है विनय शतक। रसलीन, रस प्रबोधय, अंग दर्पण, ये इनकी रचनाएं हैं। पद्माकर कवि, देखिए पद्माकर रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण,
जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विदावली और कली पच्चीसी, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। वैनी प्रवीण, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। तो ये प्रमुख रूप से इस काल के कवियों में आते हैं। अगले आते हैं मतीराम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज मतीराम का प्रमुख ग्रंथ है। ललित लराम इनका और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सत्सई, अलंकार, पंचासिका, छंद सार संग्रह, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे कवि हैं जिनके नाम गिनाना और उनकी पुस्तकों का विवेचन करना संभव नहीं है। अगला पॉइंट आता है रीति सिद्ध कवि। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथ, या यूं कह सकता है कि उनके मानस में इस प्रकार की विचारधारा निश्चित रूप से मौजूद थी। ऐसे कवियों को हम रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखते हैं। अगर नाम की दृष्टि से देखा जाए तो बिहारी, बैनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप शंभू सिंह, नेवाज, ये प्रमुख रीति सिद्ध कवि थे। अब आती है बिहारी जी की एक ही कृति है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, जो कि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के रामचरित्र के बाद बिहारी सतसई महत्वपूर्ण और इतना लोकप्रिय ग्रंथ है कि जिसकी इतनी सारी टीकाएं लिखी गई कि देखते ही इसके प्रभाव को समझ आ जाता है। बिहारी जी कहते कृष्णलाल कवि ने गद्य पद टीका लिखी है। प्रत्येक धोए में सवैया का विवेचन किया गया। सूरती मिश्र, अमरचंद्रिका, ये इनके टीकाकारों के नाम गिना रहा हूं। बिहारी सतसई के टीकाकार। इसके अतिरिक्त जो हमने अनेक कवियों के नाम लिया है, उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं इस काल में किए। रीति सिद्ध के बाद अगर चर्चा करते हैं तो रीति मुक्त कवि आते हैं। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य भी इसे कहा जा सकता है। इस प्रकार के काव्य में, इस प्रकार के साहित्य में भावना की प्रधानता होती है। भावना की प्रधानता होने के कारण इस प्रकार की कविताओं में कहीं भी वासना को स्थान नहीं दिया जाता है, वरना हृदय की अतृप्त पुकार है। या इनके बारे में यूं कहा जाए, ये कवि प्रेम की पीर के कवि थे, तो अतिशयता नहीं होगी। इन कवियों ने राधा और कृष्ण की लीलाओं के गान के बहाने नहीं, बल्कि सीधे सीधे रूप में व्यक्तिक रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति की है। भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की व्यक्तिकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता आदि इन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं रही हैं। इन कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर नाम लिए जा सकते हैं। अगर घनानंद की रचनाओं के बारे में हम चर्चा करें तो उनका सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली, कृपाकांड। आलम की रचनाओं की बात करते हैं तो आलम केली, सुदामा चरित्र, श्याम सनेई, माधवानल काम खंगला। बोधा की प्रमुख रूप से दो थी, विरह वारिस, इश्क नामा और ठाकुर टसक। तो ये हमने रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों और रीतिकाल के प्रमुख जो वर्गीकरण किया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति, इनका विवेचन किया। धन्यवाद।